सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल स्किलशाला। और आज हम लोग एक बहुत गंभीर टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं जिसकी दिक्कत ना हर एक बच्चे को रहती है। मैंने हर एक बच्चे को देखा है कि भैया साइंस नहीं होती, भैया साइंस नहीं होती, साइंस पढ़ने में दिक्कत आती है। और बायोलॉजी के अंदर बहुत लर्निंग है, फिजिक्स के अंदर बहुत सॉल्विंग है, केमिस्ट्री टिपिकल है, समझ में नहीं आती। तो यार बहुत आसान तरीका है, मैं तुम्हें बताऊँ। ऐसा जनरली बच्चों के साथ तभी होता है जब उनके बेसिक्स क्लियर नहीं होते। बच्चे 8th से 9th में आ जाते हैं, उनको ये पता लग जाता है कि साइंस बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स 3 हिस्सों में बढ़ चुकी है, और उनको यही नहीं पता होता है बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री है क्या, होता क्या है इसके अंदर, हमें पढ़ना क्या है। उनके बेसिक्स ही क्लियर नहीं होते। वो गंभीर टॉपिक यही है कि व्हाट इज साइंस, साइंस है क्या, क्या है बायोलॉजी, क्या है फिजिक्स, क्या है केमिस्ट्री और क्या है साइंस, जिसके ये तीनों के तीनों पार्ट हैं। 8th तक साइंस चल रही थी, साइंस तीन हिस्सों में कैसे बढ़ गई 9th में आके। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ 9th वाले बच्चों के लिए नहीं, ये वीडियो 10th वाले बच्चों के लिए भी है, ये बच्चे 11th वाले बच्चों के लिए भी है, ये वीडियो 12th वाले बच्चों के लिए भी है। क्यों? क्योंकि ये वीडियो बेसिक्स क्लियर करती है। इस वीडियो के बाद तुम एक पर्टिकुलर चैप्टर को देख के ना प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इस चैप्टर के अंदर मुझे क्या क्या पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग इस पूरी वीडियो के अंदर ना बेसिक्स पढ़ेंगे। क्या होता है केमिस्ट्री के अंदर, क्या होता है फिजिक्स के अंदर, क्या होता है बायो के अंदर, क्या होता है साइंस के अंदर, क्यों पढ़नी है साइंस, किस लिए पढ़नी है साइंस। अब साइंस बहुत हुआ है कि बच्चों को पसंद नहीं आती, लेकिन साइंस पता है क्या, साइंस है लव। तुम साइंस को फील करने की कोशिश करो, साइंस तुम्हें मार्क्स देगी, थोड़े बहुत भी नहीं, बहुत ज़्यादा देगी। साइंस इज़ द ईजीएस्ट सब्जेक्ट, साइंस बहुत आसान है अगर दिमाग लगा के और दिल लगा के पढ़ा जाए तो। प्रैक्टिस मांगती है, थोड़ी प्रैक्टिस करो और समझो, दिल लगा के कंसेप्ट को पढ़ो, फील करो कंसेप्ट को। ये मत सोचो कि हाँ मुझे बस ये पढ़ाया जा रहा है तो मेरे को याद करना है, नहीं, ये सोचो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होता है। अभी तुम्हें और समझ में आएगा अच्छे से। हम लोग पहले जानते हैं साइंस होता क्या है। तो साइंस एक लैटिन वर्ड से निकाला गया है, जिसका जो वर्ड है साइंटिया। साइंटिया का मतलब होता है टू नो। टू नो मतलब जानना, किसी भी चीज़ के बारे में जानना, ठीक है। टू नो अबाउट एनीथिंग इज नोन एज साइंस। किसी भी चीज़ के बारे में अगर मैं कुछ जानने की कोशिश कर रहा हूँ तो क्या है, साइंस। मैं बोल रहा हूँ, तुम तक आवाज़ कैसे पहुँच रही है, भाई ये पेन कैसे दिखाई दे रहा है मेरे को तो पता ही नहीं, ये साइंस है। बिजली क्यों कड़कती है, रेनबो क्यों बनता है, गाड़ी क्यों चलती है, आगे क्यों बढ़ पाते हैं, पीछे क्यों हो पाते हैं, ये सब साइंस है। किसी को थप्पड़ मारा तो उसको दर्द क्यों हो रहा है, ये भी साइंस है। किसी भी चीज़ के बारे में जानना साइंस है। अभी ये बातें बहुत नॉर्मल लग रही है, लेकिन जब स्टार्टिंग अर्ली एज थी, जब लोगों को इस बारे में नहीं पता था, तब ये खोज करना बहुत ही बड़ी बात होती थी, इसके आंसर्स मिलना बहुत ही बड़ी बात होती थी। किसी भी चीज़ के अंदर की चीज़ को जानना कि ऐसा क्यों हो रहा है, भाई समझ में नहीं आ रहा, वो चीज़ साइंस है। आजकल के चलने वाली डिफाइन सुन लो, द स्टडी ऑफ एंड नॉलेज अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड एंड द नेचुरल लॉस। जो नॉलेज हमारे पुराने पुरखों ने, जो भी हमारे वो कहते हैं दादा परदादा थे, उन्होंने जितनी भी नॉलेज इकट्ठी करी हमारी फिजिकल वर्ल्ड और नेचुरल लॉस के बारे में, उसी की स्टडी को साइंस कहा जाता है। अब फिजिकल वर्ल्ड और नेचुरल लॉस क्या है? फिजिकल वर्ल्ड वो वर्ल्ड जिसको मैं छू सकता हूँ, जैसे मैं जिसको फील कर सकता हूँ, जैसे ये मैं इसको छू सकता हूँ, ये फिजिकल वर्ल्ड। हवा को फील कर सकता हूँ, फील भी दो तरह की है। इमोशंस इज नॉट अ फिजिकल वर्ल्ड, हमारे अंदर के इमोशंस है, उसको मैं छू नहीं सकता, फील होते हैं वो, पर वो एक अलग फील है, महसूस होना। मतलब कोई मेरे को थप्पड़ मारे तो मेरे को दर्द हो, ये फील है, मैं इस फील की बात कर रहा हूँ। वो फिजिकल वर्ल्ड जिसको मैं महसूस कर सकता हूँ, मैं जिसको छू सकता हूँ, जिसको देख सकता हूँ, वो है फिजिकल वर्ल्ड। उस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर चीज़ें हो रही हैं कि भाई ये पेन है तो ये पेन बना किससे है, इस पेन के अंदर है क्या क्या, क्यों बना है, किस लिए बना है, ये सब चीज़ों के बारे में जानना साइंस है। अब सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड को छोड़ के और भी चीज़ें हैं, जैसे नेचुरल फिनोमिना हो गए, बिजली क्यों कड़कती है, रेनबो क्यों बनता है, हम लोग आगे क्यों बढ़ पाते हैं, थप्पड़ मारा तो दर्द क्यों हुआ, थप्पड़ मारा तो दर्द क्यों हुआ, ये भी एक नेचुरल फिनोमिना। इसके बारे में स्टडी भी क्या है, साइंस है। तो ये जितनी भी स्टडी है नहीं, हमारे दादा परदादा कर चुके हैं, हमें नहीं करनी, हमें बस उसके बारे में पढ़ना है। इसीलिए लिखा हुआ है द स्टडी ऑफ एंड नॉलेज अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड एंड द नेचुरल लॉस। हमारे फिजिकल वर्ल्ड और नेचुरल लॉस के बारे में स्टडी करने को ही हम लोग क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। अब ये साइंस ना 3 हिस्सों में बांट दी इन लोगों ने। 8th तक तो जनरली नॉर्मल चलती है, पर साइंस 9th में आके 3 हिस्सों में बढ़ जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बच्चे पढ़ते जाते हैं, उनको पता रहता है कि हाँ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स इज अ चैप्टर ऑफ
केमिस्ट्री, सेल जो है वो हमारा बायोलॉजी का चैप्टर है, और क्या कहते हैं मोशन हमारा फिजिक्स का चैप्टर है। पर उन्हें पता ही नहीं है कि केमिस्ट्री क्या है, बायोलॉजी क्या है, फिजिक्स क्या है। अगर तुम ये चीज़ जान लेते हो ना तो तुम्हें वो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पता रहेगा कि हाँ उस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या है। ये वीडियो ऐसे एसेंशियल नहीं है, पेपर में यहाँ से कुछ नहीं आता, पर ये वीडियो उस कंसेप्ट को फील कराने के लिए ज़रूरी है। ये 10 मिनट की वीडियो आने वाले 9th 10th 11th 12th हर चैप्टर पढ़ने से पहले तुम्हारे चैप्टर का बेस सुधार देगी। बस ये थोड़ी बहुत बातें याद रखोगे तो। सबसे पहले बढ़ते हैं अपने केमिस्ट्री की तरफ। क्या होती है केमिस्ट्री? अब तुमने मैटर का नाम सुना होगा। मैटर क्या होता है? हमारे आसपास कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसके पास मास हो वो मैटर है। अब क्या बोल दिया मैंने, समझ में नहीं आ रहा। आंखें बंद करो और ये सोचो कि तुम्हारे आसपास ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो जगह घेरती है। जिस फोन में, जिस पीसी में तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, वो भी आसपास तुम्हारे कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा। ये पेन है, मैंने इसको अपनी हथेली पे रख दिया, क्या मेरे हथेली पे जगह घेर नहीं रहा? बिल्कुल घेर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। इसके पास मास भी है। मास अभी थोड़ा सा बाद में समझाऊंगा, थोड़ा सा मास होता क्या, ठीक है। ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसके पास मास भी है, यानी कि मैटर है, ठीक है। अब तुम बोलोगे मैटर क्यों पढ़ा रहे हो, बताता हूँ। तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो किससे डील करती है? प्रॉपर्टीज, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। कि एक पर्टिकुलर मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है, ये सॉलिड है, हार्ड होगा, रिजिड होगा, ये इसकी प्रॉपर्टीज है ना। कॉम्पोजिशन, ये बना किस किस से, और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, अंदर से स्ट्रक्चर कैसा होगा, बाहर से कैसा होगा, डेप्थ में स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऊपर से स्ट्रक्चर कैसा होगा। इस सब की स्टडी को क्या कहा जाता है? केमिस्ट्री कहा जाता है। केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो किससे डील करती है? प्रॉपर्टी, कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ मैटर से। मैटर तो मैं बता चुका, मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। अब मास समझ लेते हैं, मास क्या होता है। अब एक बात बताओ, एक चीज़ और, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। मैटर जो है छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये है ना, ये भी छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होगा, बहुत छोटे छोटे एटम्स, हमें दिख भी नहीं सकता। और केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एटम्स। तुम कहोगे अभी तो मैटर कह रहे थे तुम, तो मैटर भी तो यार एटम से ही बना हुआ है। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एटम्स। मैटर के सिर्फ 2 चैप्टर है तुम्हारा, पहला चैप्टर है 9th में और दूसरा चैप्टर है 9th में, फिर तीसरा चौथा चैप्टर एटम्स का, और 10th के अंदर तुम्हारा पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं? अब एटम बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे एटम होंगे। मान लो ये 2 रिमोट है, ये भी एक मैटर है, ये भी एक मैटर है। अब मैं दोनों को एटम्स को ना मिलाना चाहता हूँ, तो ये तो है नहीं कि इसके अंदर से एक एटम निकाला, इसके अंदर से एक एटम निकाल के मिला दिया, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एटम बहुत छोटे होते हैं। और अगर इनके एटम्स को मिलाना है तो मुझे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा, केमिकली मिलाने पड़ेंगे, फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि बहुत छोटे हैं। तो उन्हीं को एटम्स को मिलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शंस करते हैं। हम लोग 10th के अंदर भी पहले चैप्टर में उसके बारे में पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, एटम्स के बारे में। सेकंड चैप्टर आता है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसके अंदर मैटर के बारे में, मैटर के टाइप्स होते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। और फिर आता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वो भी मैटर है। फिर तुम्हारा आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वो तुम्हारा एटम चैप्टर है, पूरा कार्बन के बारे में पढ़ना है तुम्हें, बहुत ही आसान है, ठीक है। यानी कि जनरली केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एटम और मैटर, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। मैटर के अंदर की कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज़ और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसी चीज़ को हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। तुम जब भी कोई केमिस्ट्री का चैप्टर खोलोगे, या तो वो मैटर के बारे में पढ़ाएंगे या तो वो तुम्हें एटम के बारे में पढ़ाएंगे। अब वो एटम काम कैसे करता है कुछ भी पढ़ा सकते हैं, पर होगा एटम या तो मैटर। अब हमारे आसपास मैटर 3 तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा तुम कोई भी ऐसे आसपास जगह ऐसी चीज़ सोच के दिखा दो जो जगह घेर रही हो और जिसके पास मास हो। सॉलिड नहीं होनी चाहिए, लिक्विड नहीं होनी चाहिए, गैस नहीं होनी चाहिए। होते 2 और हैं पर वो थोड़े आउट ऑफ कॉन्सेप्ट, थोड़े से। कोई भी ऐसी चीज़ आपके आसपास जो जगह घेर रही हो जिसके पास मास हो और वो सॉलिड, लिक्विड, गैस ना हो, कोई भी नहीं है। सॉलिड होगी या तो लिक्विड होगी या तो गैस होगी। यानी मैटर को सिर्फ 3 चीज़ों में क्लासीफाई किया जा सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये क्या है? ये सॉलिड है, पानी पड़ा हुआ, पानी क्या है? लिक्विड है। आसपास मेरे क्या है? गैस, ये भी जगह घेर रही है ना। यहाँ पे छोटे छोटे आइटम्स आसपास उड़ रहे होंगे, भले मेरे को दिख नहीं रहे, लेकिन है गैस, जगह घेर रही है, वो भी मैटर है। इसी मैटर की स्टडी को केमिस्ट्री कहा जाता है। अब हम लिविंग बीइंग्स मैटर है क्या? बिल्कुल मैटर है भाई, हम भी तो जगह घेर रहे हैं, हमारे पास भी तो मास है, हम लोग मैटर हैं, पर हम लोग लिविंग मैटर है। मैटर भी 2 तरह का होता है, नॉन लिविंग और लिविंग। लिविंग मैटर जो जिंदा है, नॉन लिविंग मैटर जो नॉन लिविंग है, ठीक है। उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा केमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ाई की जाती है। आगे बढ़ते हैं बायोलॉजी की तरफ। बायोलॉजी, अब एक बात बताओ, तुमने ये तो पढ़ लिया कि हाँ भाई आसपास का फिजिकल वर्ल्ड बना कैसे है, किस चीज़ से बना है, कैसे कैसे बना है, ये सब तो तुमने पढ़ लिया केमिस्ट्री के अंदर।
लेकिन एक बात बताओ, ये जो पूरा फिजिकल वर्ल्ड है इसके अंदर सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? हम ह्यूमंस, लिविंग बींग्स, जिनकी वजह से फिजिकल वर्ल्ड चल रहा है। अगर मान लो कि भगवान स्टार्टिंग में पहाड़ बना देता, बादल बना देते और खेत खलियान बना देते और कोई लिविंग बींग ना बनाते, तो क्या ये सारी चीज़ें चल पाती? नहीं चल पाती। क्यों? क्योंकि लिविंग बींग्स क्या करते हैं? पूरी अर्थ को ऑपरेट करते हैं, चलाने का काम करते हैं। हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारी अर्थ बनी किससे है, क्या होता है, मैटर होता है, मैटर के अंदर एटम्स होते हैं, ये सब तो हमने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ लिया। केमिस्ट्री का हर कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लेंगे एटम और मैटर से सारी क्लासेस के अंदर। लेकिन अब उन लिविंग बींग्स के बारे में भी पढ़ना जरूरी है जिनके अंदर हमने केमिस्ट्री में छोड़ दिया, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा। तो बायोलॉजी क्या होती है? बायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो किससे डील करती है? लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जिंदा चीज़ों से और उनकी लाइफ से। अब देखो जिंदा है तो उसके पास तो जिंदगी होगी 110% की बात है, लाइफ होगी। तुम्हारे को अगर मैं बोलूँ जिंदा के बारे में सोचो तो या तो जिंदा जानवर आएगा, या तो प्लांट आएगा, या तो इंसान आएगा, कुछ भी आ सकता है, लेकिन उसके पास लाइफ होगी। कोई नॉन लिविंग थिंग नहीं आएगी। जिंदा सोच के कभी तुम्हारे दिमाग में माउंटेन आया? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जिंदा है ही नहीं। तो ये जो लाइफ है कि अगर मैं एक जिंदा इंसान हूँ तो मैं खाना खा रहा हूँ तो खाना पच कैसे रहा है? खाना पच रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें हैं कि हम लोग फंक्शंस कर रहे हैं। मैं सांस ले रहा हूँ तो सांस कैसे ले पा रहा हूँ? वो हर चीज़ क्या है? बायोलॉजी। बायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो किससे डील करती है? मेरी लाइफ से और मुझसे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, 4 तरीके होती है जनरली। पहली आती है हमारी बॉटनी, दूसरी ह्यूमन बायोलॉजी, तीसरी माइक्रोबायोलॉजी, चौथी जूलॉजी। बॉटनी के अंदर हम लोग जनरली क्या पढ़ते हैं? प्लांट्स के बारे में। अगर हम लोग कोई भी प्लांट्स की स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बॉटनी पढ़ रहे हैं। मान लो अगर मैंने बोला फोटोसिंथेसिस तो सभी जानते होंगे। ठीक है, अगर मैं पढ़ रहा हूँ फोटोसिंथेसिस के बारे में कि प्लांट ने आसपास से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेके सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना प्रिपेयर कर लिया, प्लांट्स के बारे में पढ़ रहा हूँ, प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, यानी कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ? बॉटनी पढ़ रहा हूँ। ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है ह्यूमन बींग्स और पॉपुलेशन के बारे में कि हिमांशु कैसे खाना खा रहा है, हिमांशु कैसे खाना खा रहा है, हिमांशु का खाना कैसे पच रहा है ना, हिमांशु को मारा तो उसको फील क्यों हो रहा है। ये सब क्या है? ह्यूमन बायोलॉजी। जब मैं किसी ह्यूमन के बारे में पढ़ रहा हूँ, किसी ह्यूमन्स के बारे में, या फिर उनकी पॉपुलेशन कैसी है, लोग रहते कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे कैसे एरियाज में रहते हैं, ये सब भी बायोलॉजी के अंदर आता है, ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर। अगला आता है माइक्रोबायोलॉजी। अब इस हाथ के अंदर कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होंगे जिनको मैं देख नहीं सकता, इनकी भी तो स्टडी करनी जरूरी है तो लिविंग ये भी, यानी कि इनकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। और लास्ट हमारे बचते हैं एनिमल्स, जिनकी स्टडी को क्या कहा जाता है? जूलॉजी। अगर मैं किसी भी एनिमल के बारे में स्टडी कर रहा हूँ तो वो क्या है? जूलॉजी। अब नाउ जस्ट क्लोज योर आइज अगेन, अपनी आंखें दोबारा बंद करो और सोच के बताओ मुझे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमंस, प्लांट्स और एनिमल्स, इन चारों के अलावा अपने आसपास कोई भी जिंदा चीज बता दो। बर्ड्स होती है सर, एनिमल्स होते हैं, नहीं सर कोई दिमाग में नहीं, कोई दिमाग में आएगी ही नहीं, क्योंकि 4 चीजें ही जिंदा होती हैं, या तो एनिमल्स होंगे, या तो ह्यूमंस होंगे, या तो एनिमल्स होंगे, या तो ह्यूमंस होंगे, या तो प्लांट्स होंगे, या तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कोई भी हो सकते हैं, माइक्रोब्स, पैथोजन, कुछ भी, पर होने लिविंग चाहिए। जो ये लिविंग ब्रांच से जो डील करती है साइंस में, उसको हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। तुम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हो ना, तो वो चैप्टर 110% बायोलॉजी के अंदर ही आएगा। जैसे अभी हम लोग लाइफ प्रोसेसेस पढ़ेंगे 10th के अंदर, तो लाइफ प्रोसेसेस के अंदर हम लोग लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, लाइफ के अंदर होने वाले फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, तो वो बायोलॉजी का चैप्टर है। अगर हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस हो रही है, एटम्स मिल रहे हैं, तो हम लोग केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी इज अ नेचुरल फिनोमेना, चलो अभी फिजिक्स बताऊंगा तब पढ़ेंगे, ठीक है। फिजिक्स अभी आगे आएगी तब मैं तुम्हें समझाऊंगा इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसकी लाइफ की स्टडी को क्या कहा जाता है? बायोलॉजी कहा जाता है। लास्ट और आखिरी है फिजिक्स। फिजिक्स से बच्चों को सबसे ज़्यादा डर लगता है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स के अंदर सॉल्विंग होती है और बच्चों को पता ही नहीं रहता कि पढ़ना क्या है। बायोलॉजी तो चलो एक पल को रट लेंगे, केमिस्ट्री तो चलो एक पल को कर लेंगे थोड़ी सी इधर उधर से, लेकिन फिजिक्स जो है बच्चों के सर के ऊपर से निकलती है। क्यों? क्योंकि बच्चे इसको फील ही नहीं करना चाहते। फील करो, फिजिक्स को मैं हट देता हूँ। फिजिक्स इज द ईजिएस्ट ब्रांच ऑफ द साइंस। पूरे साइंस की सबसे आसान ब्रांच कौन सी है? फिजिक्स। बहुत ही आसान है। अब एक बार समझने की कोशिश करते हैं। द ब्रांच ऑफ अ साइंस दैट डील्स विद द साइंस ऑफ लॉज ऑफ नेचर। लॉज ऑफ नेचर समझ में नहीं आया सर कुछ, इसको थोड़ा सा हटा के ना हम लोग एक नई चीज लिख लेते हैं। फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचर।
हमारे आसपास की नेचर की स्टडी को फिजिक्स कहा जाता है। नेचर की स्टडी को सर वो तो न्यूमेरिकल सॉल्व करवाते हैं, वहाँ पे नेचर कैसे आ गया? बात समझने की कोशिश करो। तुम मुझे देख पा रहे हो, मैं इतनी दूर से बैठ के यहाँ पे बोल रहा हूँ, फिर भी तुम मुझे सुन पा रहे हो, ऐसा कैसे हो पा रहा है? ये चीज़ फिजिक्स है। मैं बोल कैसे पा रहा हूँ? ये चीज़ फिजिक्स है। ये आवाज़ यहाँ पे जा कैसे रही है? ये फिजिक्स है। लाइट मेरे मुंह पे आ कैसे रही है? ये फिजिक्स है। हमारे आसपास होने वाली नेचर का हर एक फिनोमेना क्या है? फिजिक्स है। फिजिक्स इज ऑल्सो अ स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना। हमारे नेचर में होने वाले फिनोमेना की स्टडी को ही फिजिक्स कहा जाता है। अब ये लॉज ऑफ नेचर भी वही चीज़ कहना चाहता है। अब एक बात बताओ, लॉज और थ्योरम का नाम सुना होगा तुमने। थ्योरम जैसे हो गई हमारी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, p² + b² = h², है ना। अब थ्योरम्स ऐसी स्टेटमेंट होती है जिनको प्रूफ किया जा सकता है, पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ किया जा सकता है। लेकिन लॉज ऐसी स्टेटमेंट होते हैं जिनको ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे दिया जा सकता है, उनको प्रूविंग नहीं होती। ऑब्जर्व किया जाता है तब दे दिया जाता है कि हाँ भाई ये ऑब्जर्व किया हुआ है, इसकी कोई प्रूविंग नहीं है, ऐसा होता है, मैंने देखा अपनी आंखों से। अब कल को पाइथागोरस आगे अगर बोल देते कि h² = p² + b² होता है तो मान लेते नहीं, उसको प्रूव करके दिखाओ। हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते भाई, हमेशा नहीं होगा। उन्होंने फिर उसको प्रूव कर, वो थ्योरम है ताकि वो प्रूफ हो सके। लॉज प्रूफ हो ही नहीं सकते क्योंकि लॉज बनाए जाते हैं ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। अब एक बात बताओ, आसपास कोई नेचुरल फिनोमेना हो रहा है तो मैं उसको ऑब्जर्व ही तो करूँगा। बिजली कड़क रही है, मैंने ऑब्जर्व करा, उसके बारे में पढ़ूंगा कि भाई बिजली क्यों कड़कती है, इसके पीछे का कारण क्या है, वो सब क्या है? फिजिक्स है। हम लोग एक जगह बैठ के फ़ोन से बात कर पाते हैं, दूसरी जगह कोई हमारी बात सुन पाता है, ये भी फिजिक्स है। हर चीज़ फिजिक्स है। फिजिक्स बहुत अच्छी है, फिजिक्स इज लव। फिजिक्स तुम्हारी डेली लाइफ के आंसर देना चाहिए तुम्हें। फिजिक्स तुम्हें डेली लाइफ में वो चीज़ बताना चाहिए जो तुम सोच नहीं सकते। लाइट ये बन तो रही है, कहाँ से बन रही है, कैसे आ रही है हमारे पास, ये चीज़ फिजिक्स है। तो फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो किससे डील करती है? साइंस ऑफ लॉज ऑफ नेचर। लॉज ऑफ नेचर की साइंस से डील करती है। ये जितने भी साइंस है ना लॉज ऑफ नेचर की, पहले हमारे बना रखी है एंसेस्टर्स ने, लेकिन हमें बस उसको स्टडी करना है। स्टडी तो कर सकते हैं, खुद बनाने का तो कोई बोल नहीं रहा, है ना। अब वो क्या क्या हो सकता है? लाइट हो सकता है, साउंड हो सकता है, हीट हो सकती है। हीट इज ऑल्सो नेचुरल फिनोमेना। हमें थोड़ी पता कि भाई हीट गर्मी क्यों करती है, बस हमने ऑब्जर्व कर लिया। हीट के पास जाकर अगर तुम किसी आग के पास जाकर खड़े हो गए तो गर्मी लगेगी। ऑब्जर्वेशंस है, लॉज है जिनको प्रूव नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी है, प्रेशर है, ये सब के सब किसके अंदर आता है? फिजिक्स के अंदर। तुम्हें ये तो पता लग गया होगा फिजिक्स के अंदर हम लोग जनरली पढ़ते हैं क्या? फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचर। या मैं कह सकता हूँ, अब तुम पता है क्या, अगर तुम्हें कोई भी चैप्टर मिलेगा ना फिजिक्स का, तो तुम्हें कोई ना कोई जनरल डेली लाइफ पे ही मिलेगा। जैसे तुमने सबसे पहला चैप्टर 9th के अंदर पढ़ोगे मोशन। 9th का सबसे पहला चैप्टर फिजिक्स का होता है मोशन। हम लोग मूव कैसे करते हैं, इतनी छोटी सी चीज़ हम लोग मूव कैसे करते हैं, मोशन, मूवमेंट, इसके पीछे फिजिक्स। मूव कैसे करते हैं, इसका आंसर दिया फिजिक्स ने। फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन, फोर्स कैसे लगता है, इसका आंसर दिया फिजिक्स ने। इलेक्ट्रिसिटी, लाइट क्या है, लाइट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, इसका आंसर दिया फिजिक्स ने। जनरल लाइफ का दिया आंसर फिजिक्स ने, ठीक है। मतलब तुम अगर कोई भी साइंस का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो ना, तो वो कोई ना कोई नेचर का लॉ ही होगा। 110%। साइंस का नहीं मतलब फिजिक्स का, कोई सा भी फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो तो हमेशा नेचर का कोई ना कोई लॉ ही होगा, ठीक है। जो हमारी डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं, बस हमें उसके अंदर ये पता लगेगा कि ये चीज़ होती कैसे है, हमें नहीं पता था पहले। या फिर हम लोग लिख सकते हैं फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज़। अब एक बात बताओ, बिजली कड़की, हाँ भाई ठीक है, नेचर का कोई फिनोमेना हो गया, मैंने देख लिया, ख़त्म। क्या मेजर करें इसके अंदर, क्या पढ़े इसके पीछे? तो हम लोग जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अब तुम्हें तो पता लग गया चैप्टर स्टार्ट होगा तो कोई ना कोई नेचर का लॉ ही होगा, नेचर का फिनोमेना ही होगा। लेकिन उस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे क्या? रेनबो कैसे बनता है, रेनबो के अंदर क्या क्या होता है? नहीं, हम लोग उसके अंदर पढ़ते हैं उसकी फिजिकल क्वांटिटीज़ को। फिजिकल क्वांटिटीज से मेरा मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जो उस पर्टिकुलर फिनोमिना में मेजर की जा सकती है। जैसे लाइट इज़ अ नेचुरल फिनोमिना, लाइट के अंदर मैं क्या क्या मेजर कर सकता हूँ? उसकी इंटेंसिटी को मेजर कर सकता हूँ, या उसके फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकता हूँ, उसकी वेवलेंथ को मेजर कर सकता हूँ। और साउंड है, साउंड के अंदर भी मैं ये सारी चीज़ें मेजर कर सकता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकता हूँ, उससे प्रोड्यूस होने वाली हीट को मेजर कर सकता हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ जो मेजर हो सकती है उसको फिजिकल क्वांटिटीज़ कहा जाता है। और जब हमको एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम लोग उस चैप्टर के अंदर भी उसकी फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ते हैं। जैसे 9th के अंदर हमने पढ़ा था वर्क एंड एनर्जी।
अब लोगों ने देखा कि हम लोग काम तो करते हैं, क्यों करते हैं, ये भी तो एक नेचर का फिनोमेना है, क्यों करते हैं, तो इन्होंने इसके पीछे पूरी साइंस की वो बना दी, वर्क एंड एनर्जी पूरा चैप्टर बना दिया। इसके अंदर तुम 3 टॉपिक जनरली मेनली पढ़ते हो, कौन कौन से, वर्क, एनर्जी और पावर। सबसे पहले इन्होंने एक नेचर का फिनोमेना ले लिया जिसके नाम से एक चैप्टर बन गया। तुम जनरली पूरे डेली लाइफ में काम करते हो, मैं भी अभी कोई ना कोई काम कर ही रहा हूँ, पर मैंने कभी इतना डेप्थ में नहीं सोचा हुआ इसको कि ये काम क्यों कर पाते हैं हम लोग, क्यों करते हैं, क्या होता है इस काम के पीछे, इस पीछे मतलब काम के पीछे करने का फंडा क्या है, कैसे हो रहा है ये चीज़ बताती है फिजिक्स। फिजिक्स बहुत अच्छी है, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बोला अगर हम लोग कोई भी नेचर का लॉ पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर हम उसकी फिजिकल क्वांटिटीज़ को पढ़ेंगे जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मैं क्या मेजर कर सकता हूँ, उस काम को मेजर कर सकता हूँ, अमाउंट ऑफ वर्क डन मेजर कर सकता हूँ, मैंने कितना काम किया, उस काम को करने में मेरी कितनी एनर्जी लगी, मैं ये मेजर कर सकता हूँ, बिल्कुल मेजर कर सकता हूँ। और साथ ही साथ मैं पावर भी मेजर कर सकता हूँ कि मैं वो काम कितना जल्दी कर पा रहा हूँ, कितने टाइम के अंदर कर पा रहा हूँ वो काम, मैं पावर भी मेजर कर सकता हूँ। इस 3 चीज़ों के अलावा काम के अंदर क्या मेजर किया जा सकता है, वर्क, एनर्जी और पावर के अलावा कोई भी चीज़ मेजर नहीं की जा सकती। एक चैप्टर को अगर हम लोग फिजिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ पढ़ेंगे जो उसके अंदर मेजर की जा सकती है, और उन्हीं जो चीज़ मेजर हो सकती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग नंबर्स इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। नंबर्स के साथ यहाँ पे डायरेक्शन भी आएगा, वो थोड़ी अलग बात हो जाती है, पर अभी हम लोग वो इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे क्योंकि फिजिक्स बहुत अच्छी चीज़ है। फिजिक्स के लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनेगी 11वीं 12वीं की जब फिजिक्स स्टार्ट होगी। और साथ ही साथ अब आती है एसआई यूनिट। ये एसआई यूनिट क्या होती है, अब जैसे मान लो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, बोलोगे हाँ सर लेंथ तो मेजर की जा सकती है, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है ना। अब मैंने बोला भाई ये पेन 20 का है, क्या 20 का है, 20 केजी का है, 20 मीटर का है, 20 रुपये का है, पता ही नहीं लग रहा। मैंने बस ये बोल दिया कि हाँ भाई एक पेन है जो 20 का है, तुम्हें नहीं पता क्या है 20, कैसे पता लगाओगे, क्या मेजर करा है मैंने, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करी है, बता ही नहीं पाओगे। लेकिन इसी जगह मैं इसके आगे लगा दूँ मीटर, तो तुम तुरंत पहचान जाओगे हाँ भाई लेंथ की बात कर रहे हैं भैया, है ना। मीटर हटा के लगा दूँ पीछे ग्राम, तुरंत पहचान जाओगे मास की बात कर रहे हैं या वेट की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये जो ग्राम और मीटर है ये तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इनको तो मेजर नहीं कर सकते। मेजर तो हम लोग वेट और लेंथ को कर सकते थे। ये ग्राम और मीटर क्या है, इनको हम लोग एसआई यूनिट कहते हैं। एसआई यूनिट वो होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं अपनी फिजिकल क्वांटिटीज़, वो चीज़ जो अपनी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर देते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 40, तुम्हें नहीं पता क्या है, आगे लिख दूंगा न्यूटन, तुम्हें पता लग जाएगा फोर्स की बात हो रही है। न्यूटन हटा के लिख दूंगा पीछे सेंटीमीटर, पता लग जाएगा लेंथ की बात हो रही है। यानी कि ये जो फिजिकल ये जो एसआई यूनिट है ये किसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, अपने फिजिकल क्वांटिटी को। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो अपनी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन कर दे उसको मैं क्या कहता हूँ, एसआई यूनिट। और हम लोग जनरली जब भी फिजिक्स के अंदर कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसकी फिजिकल क्वांटिटीज़ को पढ़ा जाता है। अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो एसआई यूनिट भी 110% होगी। जैसे 10th की इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। चार्ज को डिनोट किया जाता है क्यू से, जैसे लेंथ को एल से किया जाता है और वेट को डब्ल्यू से किया जाता है, वैसे ही चार्ज को क्यू से डिनोट किया जाता है। और इसकी एसआई यूनिट होती है कूलम, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। अगर मैं लिख दूं कि भाई इस पेन के ऊपर 10 है, क्या 10 है, मैं आगे लिख दूंगा 10 कूलम है, तुरंत पता लग जाएगा चार्ज की बात हो रही है, 10 कूलम है। फिजिक्स बहुत अच्छी है, फिजिक्स को फील करने की कोशिश करो, साइंस को फील करने की कोशिश करो, बायो को फील करने की कोशिश करो, केमिस्ट्री को फील करने की कोशिश करो। ये मत समझो कि भाई हाँ ये पढ़ना है, ये समझो कि हाँ यार ये क्यों पढ़ना है यार, क्या है इसके पीछे का रीज़न। जब ये पढ़ के सोचोगे ना 110% तुम्हें कभी लर्निंग की जरूरत पड़ेगी। जब वो चीज़ फील करके पढ़ोगे ना तुम्हें कभी लर्निंग की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। कंसेप्ट्स को फील करना सीखो, कंसेप्ट्स को प्यार करना सीखो, कंसेप्ट्स तुम्हें मार्क्स देंगे 110%। तो आज इसी चीज़ के साथ विदा लेता हूँ मैं। वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो गई होगी लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये एक वीडियो अब तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि हमें इसके अंदर क्या पढ़ना है।